अभी आप लोग मैथमेटिक्स की क्लास को देख रहे थे और प्रैक्टिस सेट 21 हम लोग आप लोगों के सामने डिस्कस कर रहे थे, और उसी को प्रैक्टिस सेट 21 में जो जो बातें आपसे डिस्कस की गई उसमें मैथ के पार्ट को आप लोगों ने देखा। और उस मैथ के बाद हम आपको जो है इसमें जो अगला जो नेक्स्ट पार्ट है जीएस के पार्ट पर हम क्या करेंगे, आपसे चर्चाओं को करेंगे। तो जीएस के पार्ट पर जीएस के पार्ट पर हम क्या करेंगे, आपसे इस पर बात किया जाएगा। तो चलिएगा, आप लोग किसी के साथ जुड़े रहिएगा और उसके आगे की क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं। और टॉपिक देखते हैं क्या है। प्रश्न आपसे कह रहा है चूज द करेक्ट आंसर। हमें सही उत्तर का हमें क्या करना है, चयन करना है। सही विकल्प यानी कि सही जो आंसर है, जो करेक्ट उत्तर है, उस सही उत्तर का हमें चयन करना है। चलिएगा देखते हैं क्या चयन करना है। कह रहा द फर्स्ट इंडियन लेडी, पहली भारतीय महिला टू बिकम्स मिस वर्ल्ड। कौन पहली भारतीय महिला थी जो विश्व सुंदरी बनी थी? याद रखिएगा, एक मिस वर्ल्ड होता है और एक मिस यूनिवर्स होता है। ये दोनों अलग अलग हैं। मिस वर्ल्ड अलग अलग शब्द है और एक शब्द होता है मिस यूनिवर्स होता है। ये दोनों ही प्रश्न आपसे कई बार आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। मिस यूनिवर्स भी होता है। ये करंट अफेयर्स के भी प्रश्न हैं और ये स्टैटिक के भी प्रश्न हैं। तो इस बात को याद रखिएगा, मिस यूनिवर्स भी होता है। ये याद रखिएगा, दो स्टैटिक के प्रश्न होते हैं और दोनों ही प्रश्न ये स्टैटिक्स के पूछे जाते हैं। तो प्रश्न आपसे कह रहा है कि मिस वर्ल्ड आपसे पूछा गया है, यानी कि विश्व सुंदरी कौन बनी है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। भारत की पहली महिला कौन थी जो विश्व सुंदरी बनी थी? ये ऐश्वर्या राय भी हैं, आपको पता होगा, लेकिन ये बाद में बनी थी। हाँ, तो ये रीता फारिया या आरती शाह या देविका रानी या नरगिस। तो जो इसका प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ये है, ये पहली महिला थी जो विश्व सुंदरी बनी थी, रीता फारिया। ये विल बी द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलता हूं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? बहुत बेहतरीन प्रश्न है जो आपसे पुनः आपके सामने आपके समक्ष उपस्थित है। वो प्रश्न आपसे कह रहा है कि व्हेन, कब जो स्थापित किया गया था। आरबीआई कहा जाता है इसको दोस्तों, क्या कहते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को आरबीआई कहा जाता है। समझिएगा किस वर्ष की गई। देखो, आरबीआई की स्थापना हिल्टन यंग समिति के आधार पर किया गया था। लिखिएगा, पहले जितनी बातें मैं बता रहा हूं उसको लिख लीजिएगा, कहीं एक तरफ कॉर्नर में कहीं लिख लीजिएगा। आरबीआई की स्थापना हिल्टन यंग 1927 में। तो हिल्टन यंग के सिफारिश पर, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है हिल्टन यंग। हिल्टन यंग ने 1927 में हिल्टन यंग समिति के सिफारिश पर, किसके सिफारिश पर, तो हिल्टन यंग के सिफारिश पर क्या किया गया था, इसको यानी आरबीआई को स्थापित किया गया था। हिल्टन यंग 1927 में अपना रिकमेंडेशन दिया था। तो इसकी स्थापना 1934 के एक्ट के तहत, अधिनियम के तहत 1 अप्रैल 1935 में किया गया था। ये बात भी आपसे पूछा जाता है, 1 अप्रैल 1935 में किया गया था। अगला बात समझिएगा, शुरू में जो इसका मुख्यालय था वो कोलकाता था। बाद में 1935 से लेकर के 1937 तक दोस्तों जो इसका हेडक्वार्टर था, ये हेडक्वार्टर इसका कहाँ था, तो इसका हेडक्वार्टर कोलकाता था। और इसके हेडक्वार्टर को बाद में स्थानांतरित करके, क्या कर दिया गया था, तो इसके हेडक्वार्टर को बाद में स्थानांतरित करके ये मुंबई कर दिया गया था। तो इस बात को भी आपको क्या करना है, याद रखना। इसके हेडक्वार्टर को स्थानांतरित किया गया और उसको मुंबई किया गया। तब से आरबीआई का जो मुख्यालय है वो आपका मुंबई में है। क्लियर हो गया। और इसके वित्तीय वर्ष पर कई बार पूछा जाता है। ये वित्तीय वर्ष 1 जुलाई से लेकर के जून तक, मतलब 30 जून तक होता था इसका फाइनेंशियल, लेकिन अब इसको चेंज कर दिया गया है। 1 अप्रैल अब वित्तीय वर्ष को भी कर दिया गया है। तो 1 अप्रैल के से लेकर के जो है 31 मार्च तक जो है इसके वित्तीय वर्ष को क्या कर दिया गया, इसको कर दिया गया। तो ये बातें भी आपसे कई बार आपसे पूछा जाता है। तो प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, आरबीआई के तहत जो हिल्टन यंग समिति है, यही आपसे प्रश्न को कह रहा है कि आरबीआई की स्थापना
किस वर्ष की गई थी? 1935, 1950, 1947, 1925। तो याद रखिएगा आरबीआई को जो स्थापित किया गया था वो हिल्टन यंग समिति के सिफारिश पर, यानी हिल्टन यंग कमेटी के रिकमेंडेशन पर आरबीआई को क्या किया गया था? स्थापित किया गया था। तो ये बात आपको याद रखना है। दूसरा प्रश्न मैंने आपको डिस्कस किया। तीसरा प्रश्न देखता हूँ। 2020 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट 2022 विल बी हेल्ड इन विच कंट्री? प्रश्न कह रहा है T20 विश्व कप का क्रिकेट की जो प्रतियोगिता थी किस देश में आयोजित किया जाना है? ये देखिएगा पुराना प्रश्न है। अभी तो हालांकि अभी T20 का 2022 में भी इसका आयोजन हो चुका है, लेकिन बात याद रखिएगा 2022 वाला कहाँ हुआ था। आप लोग इसको कमेंट करिएगा और साथ ही बताइएगा इसका विजेता कौन था और इसका उप विजेता कौन था। भारत ने तो जा करके वहाँ टाई फिश कर गया था। भारत वहाँ जा गए तो टाई फिश कर गए थे। हम लोग तो मैच देखना छोड़ दिए। ये लोग तो पूरा आईपीएल वाले खिलाड़ी हो गए हैं। ये लोग कुछ करना धरना है नहीं इन लोगों को, केवल आईपीएल खेलना है। फिर इसके बाद से क्या है? T20 विश्व कप 2020 में कहाँ हुआ था? आयरलैंड में हुआ था, इंग्लैंड में, न्यूजीलैंड में या ऑस्ट्रेलिया में हुआ था? तो 2020 का जो आयोजन किया जाना था वो कहाँ पर किया जाना था? ये आपसे प्रश्न को कह रहा है। तो याद रखिएगा सी विल बी द राइट आंसर। क्लियर हुआ? आगे चलिए। अगला कह रहा है आपसे कि नेहरू गोल्ड कप इज एसोसिएटेड विद, बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखो थॉमस कप हो, उबेर कप हो, ईरानी कप, थॉमस कप और उबेर कप कई बार पूछा जाता है। थॉमस और उबेर कप का संबंध किससे है? कमेंट करिएगा, ये कई बार पूछा जाता है। और ये कमेंट करिएगा जो, चलिए इसको मैं बता देता हूँ, ये आपका नहीं दिया हुआ है। इसमें एक संतोष ट्रॉफी होता है, ये भी पूछा जाता है। अच्छा चलिएगा, और एक डुरंड कप होता है, डुरंड कप। ये सभी इस तरीके से प्रश्न आपसे कई बार पूछे जाते हैं। बहरहाल आपसे प्रश्न क्या ईरानी कप भी होता है। ईरानी कप का संबंध क्रिकेट से है, चलिए इसको बता देता हूँ। और रणजी कप का संबंध भी किससे है? क्रिकेट से है। ये बातें आप याद रखिएगा। प्रश्न आपसे कह रहा है नेहरू कप का संबंध किससे है? हॉकी से है, बास्केटबॉल से है, क्रिकेट के है, वॉलीबॉल से है। तो चौथे प्रश्न का राइट आंसर दीजिएगा कि हॉकी का संबंध किस खेल से है, नेहरू कप का संबंध किससे है? तो डी विल बी द राइट आंसर। आपके प्रश्न का डी जो है ये सही आंसर है। अगला क्या कर रहा है? कालिदास पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? पांचवा प्रश्न, कालिदास अभिज्ञान शाकुंतलम, पता ही होगा, गुप्तों के दरबार में नवरत्न थे ये। तो कालिदास पुरस्कार किससे संबंधित है? संगीत से, साहित्य से, कला और अभिनय से? क्या ये परफॉर्मिंग आर्ट से थे या कह रहा है फिलॉसफी से थे? तो याद रखिएगा जो कालिदास पुरस्कार होता है ये साहित्य के क्षेत्र में, लिटरेचर के क्षेत्र में दिया जाने वाला अवार्ड होता है। लिख लीजिएगा, साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला अवार्ड है। चलिएगा आगे लेके चलता हूं आपको। चंद्रगुप्त मौर्य डिफीटेड, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको डिफीट मतलब हराना होता है? चंद्रगुप्त मौर्य डिफीटेड विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन? चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको परास्त किया था, किसको हराया था? सिकंदर को, पोरस को, सेल्यूकस को, बिंदुसार को? तो बताइएगा सेल्यूकस या चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको हराया था? इस प्रश्न का राइट आंसर दीजिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने, देखिए, सेल्यूकस निकेटर को हराया और इसकी लड़की का नाम मिलता है कार्निया, बड़ी खूबसूरत थी। तो इसकी लड़की का नाम मिलेगा कार्निया, से शादी कर लिया। अब बदले में 500 हाथी भी उपहार में लिया। हाथी इसलिए लिया था कि अपने साम्राज्य को मजबूत कर लेता। तो कार्निया से शादी भी किया और इसकी बिटिया से शादी भी किया, इसको हराया। अभी देखो इससे हुआ क्या कि इसने अपने वैवाहिक जो संबंध थे उस वैवाहिक संबंध को इसने स्थापित कर लिया, जिसकी वजह से इसके ऊपर कोई भी जो व्यक्ति था वो क्या कर सकता था, इसके ऊपर लांछन नहीं लगा सकता था। तो यानी कहने का मतलब जो आपके प्रश्न का जो राइट आंसर है वो प्रश्न का राइट आंसर बी विल बी द राइट आंसर।
7वां प्रश्न मैं लेके चलूंगा। 7वां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, जमैका की राजधानी। देखो छोटे छोटे प्रश्न हैं, अब लास्ट स्टेप में है तो ज़्यादा एक्सप्लेन करने का कोई मतलब बनता नहीं है, इसलिए हम सीधे आपको प्रश्नों को पढ़ेंगे और आपको आंसर दे देंगे। क्योंकि अब अग्निवीर का जो जो मामला है वो धीरे धीरे करके वो मैं हम लोग अब बिंड की तरफ है। अब आप इसके बाद से अगर आप क्लास को लेना चाहते हैं तो हम लोगों का पेड बैच स्टार्ट हो चुका है। चाहे आप एनडीए के हों स्टूडेंट, पीडीएस के स्टूडेंट हो, आर्मी के स्टूडेंट हो, जीडी के स्टूडेंट हो, क्लर्क के स्टूडेंट, आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप लोगों के लिए पेड बैच की क्लास हमारी टीम के द्वारा आपको स्टार्ट कर दी गई हैं। तो आप इस माध्यम से भी क्या कर सकते हैं, आप अपनी तैयारी को सुनिश्चित कर सकते हैं और आपको एक कंप्लीट तैयारी मिलेगी। जो पूरा एक कोर्स है वो आपको पूरी कोर्स आपको एक जगह आपको कंपाइल के साथ मिलेगा। आपको पूरी क्लास के साथ आप क्या कर सकते हैं, उसको तैयारी कर सकते हैं और आप अपने उज्जवल भविष्य को निर्मित कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, जमैका की राजधानी। प्रश्न कह रहा है जमैका की राजधानी कौन सा है, किंगस्टन है, सिडनी है, या कह रहा है ये किंग्सडाउन है, या पेरिस। देखो पेरिस तो फ्रांस का कैपिटल है। अब आगे देखिएगा, ये जो जमैका है ना, ये जमैका का राजधानी यही किंगस्टन। बरमूडा का नाम सुना है, पहले क्रिकेट खेलने आते थे बरमूडा वाले, तो उसी के आसपास का क्षेत्र जमैका केला के लिए, केला उत्पादन के लिए बहुत जाना जाता है। ये केला उत्पादन के लिए ये जाना जाता है। ये आपका राइट आंसर होगा। ए विल बी द राइट आंसर। 7वां प्रश्न का आपका आंसर मैंने आपको बताया। 8वां चलिएगा, विच प्लेनेट इज ऑलमोस्ट ऑफ द सेम साइज एंड मास ऑफ द अर्थ। कह रहा है कौन सा ग्रह है जो आकार और द्रव्यमान में, कैसा, आकार और द्रव्यमान में, कौन ऐसा ग्रह है जो आकार और द्रव्यमान में पृथ्वी के समान है। अर्थात उस ग्रह का नाम बताइए जो आकार और द्रव्यमान में क्या है, पृथ्वी के समान है। इस बात को आपको क्या करना है, बताना है। देखिएगा, कह रहा है जुपिटर, जुपिटर मतलब बृहस्पति, या आपसे कह रहा है कि ईस्टर्न यानी कि सन, और ये आपका कह रहा है मरकरी, मरकरी मतलब बुध, या आपसे कह रहा है मार्स, मार्स मतलब शुक्र। तो याद रखिएगा, जो जो शुक्र होता है ये आकार और द्रव्यमान में पृथ्वी के समान होता है। लिख लीजिएगा, इसको चमकीला ग्रह भी कहा जाता है। आकार और द्रव्यमान में ये क्या है, पृथ्वी के समान है। ये आपका राइट आंसर हो गया, शुक्र। शुक्र ग्रह को चमकीला ग्रह भी कहते हैं। क्लियर हो गया, शुक्र ग्रह को चमकीला ग्रह, इसको भोर का तारा भी कहते हैं। हाँ देखिएगा, इसको भोर का तारा भी कहते हैं। और याद रखिएगा, बुध क्या है, बुध जो है सबसे नजदीक है, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है। लिख लीजिएगा, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है। ये प्रश्न भी आपसे कई बार ये प्रश्न भी आपसे पूछा जाता है। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। लिख लीजिएगा, बृहस्पति क्या है, सबसे बड़ा ग्रह है। क्लियर हो गया, ये रहा आपके प्रश्नों का जवाब, प्रश्न नंबर 8। और प्रश्न 8 के बाद आप चलेंगे 9 की तरफ। ब्राजील किस पदार्थ का सबसे बड़ा निर्यातक। देखो ब्राजील कह रहा है, ब्राजील, ब्राजील इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर। कह रहा लार्जेस्ट एक्सपोर्टर का मतलब होता है निर्यातक, निर्यात करने वाला। तो कह रहा है कि ब्राजील किसका जो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, विच ऑफ द फॉलोइंग, किसका, निम्नलिखित में से किसका जो है ब्राजील सबसे बड़ा निर्यातक है। तो आपसे प्रश्नों को हम देखेंगे, तो कह रहा है ब्राजील जो है
किस पदार्थ का सबसे बड़ा निर्यात क्या करता है, निर्यात करता है? ये चावल का करता है, या शुगर का करता है, कॉफ़ी का करता है, या व्हीट का करता है? तो जो ब्राज़ील होता है, ये ब्राज़ील सबसे बड़ा जो निर्यातक है वो कॉफ़ी, कॉफ़ी को कहवा भी कहा जाता है। ये मैं आपको दिन में भी प्रैक्टिस करा रहा था, उसको मैंने कराया था इसको, ये कहवा कहा जाता है। गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान पर जो है वो चीन है, और गेहूं में द्वितीय स्थान जो है वो भारत का है। और अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए ये भारत, अगर मक्का पूछा जाए, मक्का भी कई बार पूछा जाता है, तो मक्का अगर पूछा जाए तो ये है आपका अमेरिका। आपके प्रश्नों को, आपको पूरे प्रश्न का आपका राइट जवाब आपको मिल गया होगा। बी विल बी द राइट आंसर। 9वें प्रश्न का जो बी है वो सही आंसर है। चलिएगा 10वां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? 10वां कह रहा है चिपको मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाई, बहुत बढ़िया प्रश्न है। अभी इनका देहांत हो गया है जिसकी वजह से ये बात आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। कह रहा चिपको मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाई, चिपको आंदोलन जो था, इस चिपको आंदोलन को किसने प्रारंभ किया था? कर एच.एन. बहुगुणा ने शुरू किया था, या सुंदरलाल बहुगुणा ने शुरू किया था, या शरद जोशी या ए.एन. झा ने शुरू किया था? तो याद रखिएगा चिपको आंदोलन जो है ये सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा शुरू किया गया था। और इसमें होता क्या था, लोग पेड़ों की जब कटाई करने जाते थे, तो पेड़ों की कटाई करने जब कोई जाता था तो उससे पेड़ों से चिपक जाया करते थे वहाँ के जो जनजाति कम्युनिटी के लोग थे। हालांकि अब सुंदरलाल बहुगुणा का जो है अब यहाँ पर जो है देहांत हो चुका है, तो इनका हाल फिलहाल में ही ये भी प्रश्न बन सकता है, हाल फिलहाल में किनका देहांत हुआ है? तो याद रखिएगा जिनका देहांत हुआ है ये भी प्रश्न बन सकता है, इनका देहांत हो गया है। और ये भी प्रश्न आपसे बन सकता है कि वो किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? तो इस बात को भी क्या करिएगा आप, उस बात को भी क्या करिएगा आप याद रखिएगा, ये किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? तो ये चिपको आंदोलन से जुड़े हुए थे। क्लियर हुआ? 10 प्रश्न के बाद अगला प्रश्न मैं लेके चलता हूं। अगला क्या कह रहा है, भाखड़ा बांध किस नदी? ये तो बहुत पेट प्रश्न है, जो बार बार आपसे प्रश्न, पेट प्रश्न आपसे पूछे जाते। देखो भाखड़ा का पूरा बोला जाता है भाखड़ा नांगल बांध, इसको बोला जाता है भाखड़ा नांगल बांध। और याद रखिएगा ये जो भाखड़ा नांगल बांध है, ये भाखड़ा नांगल बांध जो है ये आपका सतलज नदी पर बनाया गया है। ये किस पर बनाया गया है? ये सतलज नदी पर बनाया गया बांध है। ये बात आप याद रखिएगा, यह सतलज नदी पर जो है, यह भाखड़ा नांगल बांध जो है, यह सतलज नदी पर क्या किया गया, इसको बनाया गया है। ये कहाँ पर बनाया गया है ये भी पूछता है आपसे। तो ये पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, ये बात याद रखिएगा, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के क्षेत्रों में इस डैम को निर्मित किया गया है। पॉइंट भी क्लियर? देखो भाखड़ा जो है ये आपका, जो भाखड़ा है ये आपका हिमाचल में है। और याद रखिएगा नांगल जो है ये आपका पंजाब में है। यानी कि यहीं पर जो है भाखड़ा के डैम को रोका गया और एक बनाया गया, आपको गोविंद सागर झील कहा जाता है, इस बात को याद रखिएगा, इसको बोला जाता है गोविंद झील कहा जाता है। किस पर बनाया गया है? ये हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा के पानी को रोक करके इसको निर्मित करने का काम किया गया है। तो ये इससे जो प्रभावित, जो इससे जो लाभान्वित राज्य हैं, वो लाभान्वित राज्य की अगर हम बात करेंगे तो ये याद रखिएगा, इससे लाभान्वित राज्य पंजाब, हरियाणा और राजस्थान है। इस बात को भी हमें क्या करना है, याद रखना है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा, भाखड़ा नांगल बांध। तो ये प्रश्न आपसे कई बार इस तरीके से प्रश्न जो होते हैं ये प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। 11th प्रश्न के बाद हम आपको लेकर के चलेंगे 12th प्रश्न की तरफ। तो चलिएगा इसका राइट आंसर देख लें। हाँ ये सतलज, सी विल बी द राइट आंसर, सतलज मैंने यहाँ लिखा भी है, ये देख लीजिएगा।
अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, अगला आपसे कह रहा है कि अमरनाथ गुफाएं किस राज्य में है। बहुत बढ़िया प्रश्न है ये, अमरनाथ की गुफाएं किस राज्य में है, बहुत बढ़िया प्रश्न है ये। कैलाश जब आप कभी जाएंगे तो वहाँ पे आपको दर्शन करने का मिलेगा। अभी तो हालांकि उधर के जो एरिया हैं वो अभी जो है लैंडस्लाइड से गुजर रहे हैं और वहाँ पे समस्याएं अभी उत्पन्न हैं। शिव जी का दर्शन करने का कभी मौका मिले आप अमरनाथ जाइए, और अमरनाथ की जब यात्रा पे जाएंगे तो आपको वहाँ गंगा की पानी कितनी स्वच्छ है और कितनी साफ है, कितना निर्मल है, आप वहाँ पे जाकर के इसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है कि अमरनाथ की जो गुफा है वो कहाँ पर है, तो ये तो आप बता सकते हो ना, ये हिमाचल प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में तो कोई सवाल ही नहीं बनता है। पहला चीज, उत्तर प्रदेश में अपना प्रदेश, उत्तम प्रदेश, कोई सवाल ही नहीं बनता है। अब बनता है आपका या तो जम्मू कश्मीर में होगा या तो आपका हिमाचल प्रदेश में होगा। तो याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश में बेसिकली कोई घूमने वाला प्लेस नहीं है। या तो आपको प्लेस मिलेगा उत्तराखंड में, कुल्लू मनाली, जो आपका जो आप जब कभी जाएंगे मसूरी, ये जो प्लेस हैं ये सब आपको मिलेंगे। वो जो जो मध्य हिमालय है उसी के आसपास के क्षेत्रों में, डलहौजी भी है तो हिमाचल प्रदेश में, तो ये जो मध्य हिमालयी जो रेंज होती हैं उसमें आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जो अमरनाथ की जो गुफा है आप यहाँ पे मिलेगा जम्मू कश्मीर में। आप इसको विदाउट हवाई ट्रेवल के आप कर ही नहीं पाओगे। जो हवाई जो छोटे छोटे आपको ड्रोन्स होते हैं, उसी छोटे छोटे ड्रोन्स के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, इसकी यात्राओं को क्या कर सकते हैं, तय कर सकते हैं। तो आपके प्रश्न का जो राइट आंसर है डी विल बी द राइट आंसर। आगे चलिएगा। अंतरिक्ष में यान भेजने वाला पहला देश, ये तो बहुत आसान सा प्रश्न है, कई बार हम लोग जब पढ़ाते हैं तो इसको बताते हैं। जो पहला जो फर्स्ट कंट्री कौन था जिसने लॉन्च किया था एनी स्पेस व्हीकल्स, पहला कौन सा देश था जो अंतरिक्ष में यान भेजने वाला पहला कौन देश था? यूएसए था, कनाडा था, यूएसएसआर था या इंडिया था? तो याद रखिएगा अंतरिक्ष में जो यान भेजने वाला जो देश था यूएसएसआर, ये बी विल बी द राइट आंसर। 13 प्रश्न के बाद हम चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। ये तो बहुत आसान सा प्रश्न है। गीतांजलि पुस्तक, इसी के लिए पहली बार भारत में नोबेल पुरस्कार दिया गया था रविंद्रनाथ टैगोर को। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, मैं इसे देखता हूँ। कह रहा है गीतांजलि वाज रिटन बाई, प्रश्न आपसे कह रहा है गीतांजलि लिखा गया था या किसने लिखी थी? प्रश्न आपसे कह रहा है गीतांजलि को किसने लिखा था, तो कह रहा है आर के नारायणन ने लिखा था, आर के नारायणन ने लिखा था, या मुल्क राज आनंद ने लिखा था, या बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। देखो बंकिम चंद्र चटर्जी ने तो आनंद मठ लिखा था ना, मैं इसको कई बार बताया हूँ, बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ लिखा था, इस बात को याद रखिएगा। आनंद मठ कहा जाता है, इन्होंने 1882 में लिखा था। और जो आनंद मठ लिखा गया था यह किस पर आधारित था, तो ये सन्यासी विद्रोह पर क्या था, सन्यासी विद्रोह पर यह आधारित था। तो इस बात को आप याद रखिएगा। यह सन्यासी विद्रोह पर क्या था, ये सन्यासी विद्रोह पर क्या था, सन्यासी विद्रोह पर आधारित था। इस बात को भी आप क्या करिएगा, याद रखिएगा। यह सन्यासी विद्रोह पर भी आधारित था, 1882 आनंद मठ। तो इस बात को आप याद रखिएगा। बाकी जो है ये 1913 में गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। भारत में पहली बार नोबेल प्राइज यही गीतांजलि के लिए ही क्या किया गया था, यहाँ पर दिया गया था। तो आपके प्रश्न का जो राइट आंसर है ये आप क्या कह रहा है, ये डी विल बी द राइट आंसर। 14 प्रश्नों की श्रृंखलाएं हमने आपसे देखा। आगे मैं लेके चलता हूँ 15वें प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि सिल्ली पॉइंट जो सिल्ली गिल्ली सुना ना, गिल्ली गुल्ली डंडा वाला, वो गुल्ली डंडा वाला नहीं है। जो सिल्ली पॉइंट जो वर्ड है ये किससे कनेक्ट है, यानी किससे संबंधित है? कह रहा जो सिल्ली पॉइंट जो संबंध है ये किस, टेनिस से है, हॉकी से है, या क्रिकेट से है, या फुटबॉल से? तो जो सिल्ली पॉइंट होता है ये क्रिकेट का शब्द होता है, ये क्रिकेट के शब्द से लिया गया है। जैसे गली पॉइंट होता है, कवर पॉइंट होता है, वैसे एक सिल्ली पॉइंट होता है। तो बी विल बी द राइट आंसर। 15 प्रश्नों के बाद अगला मैं देखता हूँ। देखो ये चीज़ें तो मैंने आपको बताया, ये जो टोटल पार्ट था वो जीएस के पार्ट थे 15 प्रश्नों की श्रृंखलाओं को। अब इसके बाद हमारे सामने जो प्रश्न आता है
वो साइंस की श्रृंखला आती है। तो इसके बाद जो श्रृंखला आती है 16 नंबर के प्रश्नों की जब हम बात करेंगे, तो ये कह रहा है कि जनरल साइंस पर हम बात करेंगे, तो कह रहा है हु इंट्रोड्यूस, किसने इंट्रोड्यूस किया था द कॉन्सेप्ट ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन तो नहीं पूछा गया है आपसे, मोमेंटम पूछा गया है। यानी कि आप मोमेंटम मतलब होता है कि एम भी माइनस एम यू अपान टी, एम भी माइनस एम यू अपान टी, इसी को बोला जाता है मोमेंटम, यानी इसको बोलते हैं संवेग। और यही कहा जाता है एफ ए, यानी कि बल, और बल मतलब आपका न्यूटन। प्रश्न आपका क्लियर हो गया होगा। प्रश्न कह रहा है संवेग की धारणा किसने दी, न्यूटन ने, गैलीलियो ने, या हॉर्गेन्स बेटन ने, या इनमें से कोई नहीं। तो आप इसको याद रखिएगा, जो संवेग की धारणा है वो किसकी है, न्यूटन महोदय की है। ये प्रश्न 16 प्रश्न हुआ। आगे चलिएगा 17वें प्रश्न की तरफ चलेंगे। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, ऊर्जा, कार्य, शक्ति, इनमें से कोई नहीं। देखो P इक्वल टू होता है W अपान टी, द कैपेसिटी टू डू वर्क इज नोन एज पावर, लिख लीजिएगा, द कैपेसिटी टू डू वर्क कार्य करने की दर को या कार्य करने की क्षमता को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। ये बात आप याद रखिएगा। इस तरीके से प्रश्न भी आपसे पूछे जाते हैं। 17 प्रश्न के बाद आप 18वें प्रश्न की तरफ चलेंगे। 18 क्या कह रहा है, हवा किसके द्वारा गर्म होती है। तो बहुत आसान प्रश्न है। द एयर बिकम्स हीटेड, हवा किसके द्वारा गर्म होती है, हवा किसके द्वारा गर्म होती है, कंडक्शन के द्वारा, कन्वेक्शन के द्वारा, रेडिएशन के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, हवा जो होती है कन्वेक्शनल करंट होता है, चालन, संवहन और विकिरण, 3 चीजें होती है। देखो चालन, संवहन और एक होता है विकिरण। ये देखो विकिरण को रेडिएशन कहा जाता है, या संवहन को कन्वेक्शन कहा जाता है, या चालन को कंडक्शन कहा जाता है। क्लियर हुआ। तो 3 विधियां होती हैं, और यही आपसे कह रहा है कि हवा किससे के द्वारा गर्म होती है। तो जो हवा होती है ये संवहन के द्वारा, बी जो मतलब इसका दूसरा पार्ट मैंने आपको लिखा है, संवहन के द्वारा जो हवा होती है, ये हवा किसके द्वारा गर्म होती है, तो याद रखिएगा हवा जो होती है इसी के द्वारा गर्म होती है। तो जो राइट आंसर होगा बी विल बी द राइट आंसर। अगला चलिएगा 18 के बाद 19। ये तो बहुत बढ़िया प्रश्न। व्हेन वाटर फ्रीजेज, जब वाटर जमता है, फ्रीजेज होता है। प्रश्न आपसे कह रहा है कि व्हेन वाटर फ्रीजेज, जब वाटर फ्रीज होता है, जब पानी जमता है तो उसका घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इंक्रीजेज करेगा, डिक्रीजेज करेगा, या रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा, या आपसे कह रहा है बिकम्स जीरो रहेगा। देखो जब पानी जमेगा उसको फ्रीजेज कहा जाता है, और पानी को जमने से घनत्व उसका कम होता है, तो डेंसिटी कम हो। यही तो वजह है कि आप देखोगे ठंडी है अभी, तो ठंडी के समय में जो पानी जमेगा, बर्फ बनेगा, और कई बार जो पाइप होता है वो क्या हो जाता है, ब्रेक कर जाता है, टूट जाता है। तो इस बात को आप याद रखिएगा, ये क्या होता है, घटता है।
तो जो उसका घनत्व क्या होता है, कम होता है। इस बात को आप याद रखिएगा, ये घनत्व क्या होता है, कम होता है। तो ये बात आपको क्या करना है, याद रखना है कि बी विल बी द राइट आंसर। आपके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो घनत्व इसका कम होता है। 19 प्रश्न की बात करें, हाउ मेनी कॉन्वेक्स लेंस और इन ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप, यौगिक सूक्ष्मदर्शी में कितने लेंस का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है यौगिक सूक्ष्मदर्शी यंत्र में कितने उत्तल लेंस, प्रश्न आपसे क्या कर रहा है, कितना उत्तल लेंस होता है। ये प्रश्न क्या कर रहा है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहा जाता है कि जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है इसमें कॉन्वेक्स लेंस, कितने कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग करते हैं, 2 का, 0 का, 1 का। तो याद रखिएगा, 2 जो होते हैं कॉन्वेक्स लेंस यानी कि उत्तल लेंस, 2 उत्तल लेंस का यौगिक सूक्ष्मदर्शी में क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। क्लियर हुआ, 2 आप प्रयोग करेंगे। और 21 प्रश्न लेके चलता हूं, दबाव का मात्रा P इक्वल टू एफ बाई ए, P को दबाव बोलते हैं और ये जो होता है आपका बल अपान क्षेत्रफल के बराबर होता है। और जब हम बात करेंगे बल को, बल का मात्रक एफ, एरिया यानी कि ये न्यूटन और एरिया का मीटर स्क्वायर, यानी आपका हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर। कह दिया है क्या, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर ये भी नहीं है, किलो ये है आपका मीटर स्क्वायर ये भी नहीं है। ये आपका राइट आंसर है, डी विल बी द राइट आंसर। 21वां प्रश्न की तरफ मैं चला, 22वां प्रश्न चलता हूं, जड़त्व का मापक क्या होता है। जड़त्व क्या होता है, अगर कोई पिंड गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था को बनाए रखना चाहता है, और अगर कोई पिंड विरामा की अवस्था में है तो विरामा अवस्था को क्या करता है, बनाए रखना चाहता है। तो जड़त्व का क्या होता है, किस पर जड़त्व पे क्या, किस, देखो बल तो होता है ये दूसरे नियम से निकलता है, ये न्यूटन्स का सेकेंड लॉ होता है, ये तो कोई सवाल ही नहीं है। डेंसिटी का कोई सवाल ही नहीं होता, डेंसिटी से कोई लेना ही देना नहीं है, ये मास से पर डिपेंड करता है। कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहना चाहेगा, कोई वस्तु जो है विरामावस्था में है तो क्या चाहेगा, विराम रहना चाहेगा। और अगर कोई वस्तु गति के अवस्था में है तो वो क्या चाहेगा, गति ही चाहेगा। तो जो जिस कंडीशन में है वो उसी कंडीशन में चाहता है, इसी को कहा जाता है जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया कहा जाता है, लॉ ऑफ इनर्शिया कहा जाता है। क्लियर हुआ, आगे चलिएगा 23वां प्रश्न, अभिकेंद्रीय बल का सूत्र क्या होता है, फार्मूला फॉर द सेंट्रीपिटल फोर्स। एक सेकंड रुक जाइएगा, मुझे थोड़ा ठंडी लग रहा है। प्रश्न आपसे पूछ रहा है, एक सेकंड रुक जाइएगा। प्रश्न आपसे पूछ रहा है, प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, प्रश्न आपसे कह रहा है अभिकेंद्रीय बल ज्ञात करने का। देखो एक होता है ये अंदर की तरफ जो बल लगता है और एक बाहर की तरफ, F इक्वल टू एम भी स्क्वायर अपान आर कहा जाता है। अपकेंद्रीय बल मतलब बाहर की तरफ जो बल लगता है उसको अपकेंद्रीय बल कहते हैं। मक्खन निकालने वाला कई बार आपसे पूछा जाता है, ये अपकेंद्रीय बल है। और कपड़ा धुलने वाला, ये एग्जाम्पल याद रखिएगा, कपड़ा धुलने वाला ड्रायर, ये इसी का उदाहरण है। और एक होता है अपकेंद्रीय बल,
जो सेंटर की तरफ बल लगता है, केंद्र की तरफ बल लगता है, ये केंद्र की तरफ बल लगता है, और ये क्या होता है, ये बाह्य बल लगता है। ये क्या होता है, बाह्य बल है। प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, अभिकेंद्रीय बल F इक्वल टू वी स्क्वायर अपान आर, F इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपान आर, या F इक्वल टू जी एम अपान कैपिटल आर स्क्वायर, या F इक्वल टू जी एम स्क्वायर। तो याद रखिएगा, इसको जो हम कहते हैं F इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपान आर कहा जाता है। बी विल बी द राइट आंसर। आपके दिए गए प्रश्नों का जो जो सही जवाब है वो बी है आपके दिए गए प्रश्न का। तो 23वें प्रश्न के बाद हम चलेंगे 24वें प्रश्न की तरफ। तो हवा वायुमंडल किस सतह पर, ये तो बहुत बढ़िया प्रश्न है। एयर एग्जिस्ट इन विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, हवा वायुमंडल की किस सतह पर पाई जाती है। ये समताप मंडल पर, जिसको स्ट्रेटोस्फेयर कहा जाता है, या कह रहा है कि इंटरमीडिएट जोन में, जिसको माध्यमिक क्षेत्र कहा जाता है, या कह रहा है क्षोभ मंडल, जिसको ट्रोपोस्फेयर कहा जाता है, या कह रहा है नॉन ऑफ दीज। तो याद रखिएगा, हवा जो होती है ये वायुमंडल के किस सतह पर कार्य करती है। तो याद रखिएगा ये क्षोभ मंडल। मैं बार बार बताता हूँ, ट्रोपॉज का मतलब क्या होता है, गर्मी। क्षोभ मतलब घुर्राहट, घुर्राहट, गुस्सा। तो जब गुस्सा होगा, घुर्राहट होगा, उसी को हम बोलते हैं क्षोभ मंडल। तो आपके दिए गए प्रश्न का जो राइट आंसर है, सी विल बी द राइट आंसर। क्लियर हुआ। आंधी तूफान की जो घटनाएं घटित होती हैं, जो आंधी और तूफान की जो घटनाएं घटित होती हैं, वो यहीं पर घटित होती हैं। आगे चलिएगा। कह रहा है संवेग भार का गुणनफल किसके बराबर होता है। मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड, कह रहा है जो मोमेंटम होता है ये प्रोडक्ट होता है किसका, मास और किसका गुणनफल होता है। कह रहा है संवेग जो होता है भार और किसके बराबर होता है, संवेग यम भी, यानी दूरी के वेग के, यही बताया था, एम भी माइनस एम यू अपान टी। तो क्या हो जाएगा आपका 25। बहुत आसान प्रश्न है। यानी वेग का मास केवल उसमें ऐड कर दिया गया, एम को हटा दीजिए ना, ये आपका क्या हो जाए, वेग ही तो होगा ना। तो ये बी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखो, इस तरीके से प्रश्नों को आप लगातार आपको सॉल्व करना है और आप सिलेक्शन आप लीजिए। अगला क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज सॉल्युएबल इन फैट। देखो जो विटामिन जो होता है, एक होता है बी और सी, और एक होता है ए और ए डी ई के, वो एडेक बोला जाता है। आपसे प्रश्न क्या कर रहा है, कह रहा है प्रश्न आपसे कि कौन सा जो विटामिन होता है, कह रहा है कौन सा जो विटामिन होता है ये क्या होता है, घुलनशील होता है। किसमें, विटामिन बी में, विटामिन ए में, विटामिन सी में, या इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा विटामिन जो जो कौन सा भी वसा में आपसे पूछ रहा है, तो जो वसा में जो घुलनशील विटामिन होगा, ये दो याद रखिएगा, जो एडेक और एक होता है आपका। तो इस बात को आप याद रखिएगा। तो जो बी और सी जो है, बी माने वसा, बी माने विटामिन, और बी माने विटामिन। तो ये बी और सी जो होता है ये होता है आपका वसा में घुलनशील, और जो शेष होता है ये क्या होता है, ये जल में घुलनशील होता है, ये जल में घुलनशील होता है। क्लियर हुआ। आगे चलिएगा। कैसे दिया है, तो दोनों आ जाएगा इस तरह से। चलिएगा, विद्युत की धारा को मापने के यंत्र को क्या कहते हैं। विच डिवाइस इज यूज्ड फॉर मेजरिंग करेंट। करंट को मापने के लिए, विद्युत धारा को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, गैल्वेनोमीटर का, या मीटर का। देखो वोल्ट मीटर, ये तो वोल्ट मीटर को, गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदला जाता है और एमीटर की तरह व्यवहार करता है, तो अलग है। विद्युत धारा की जो माप की जाती है वो एमीटर के द्वारा की जाती है। 27वां प्रश्न का जो राइट आंसर है, बी विल बी द राइट आंसर। आगे चलिएगा, जुड़े रहिएगा आप सभी लोग। मैक्सिमम जो आप लोग जुड़े हुए हैं, इस मैक्सिमम लोग आप YCT के साथ जुड़िए, और अपना जो सिलेक्शन है उस सिलेक्शन को आप तय शुरू कर। देखो कलेक्शन हमें नहीं करना है, हमें क्वेश्चंस का सिलेक्शन करना है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमें सिलेक्शन नहीं करने हैं। याद रखिएगा। ये अगला प्रश्न क्या कह रहा है, आवृत्ति का विलोम क्या है। व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी।
रेसिप्रोकल आपसे पूछा गया है, किसका? फ्रीक्वेंसी का। तो फ्रीक्वेंसी का जो रेसिप्रोकल है वो क्या है? तरंग की ऊंचाई है, तरंग की लंबाई है, समय है, तरंग की गति है। 28 प्रश्न जो है आप याद रखिएगा, बी विल बी द राइट आंसर। इसकी तरंग की लंबाई होता है। और आगे मैंने वन ऑफ द कॉमन फंगल डिजीज ऑफ मैन इज, मनुष्य में आमतौर पर पाया जाने वाला कवक रोग क्या कहलाता है? रिंग वर्म कहलाता है, जैंडिस कहलाता है, टाइफाइड कहलाता है, या टीबी कहलाता है? प्रश्न क्या कवक रोग है? तो फंगस के कारण जो मनुष्यों में होने वाला रोग होता है, उस फंगस के कारण रोग को क्या कहा जाता है? रिंग वर्म कहा जाता है। टाइफाइड ये तो आपका जीवाणु के कारण होता है, और ये आपका टीबी मैंने आपको बताया था, ट्यूबरक्लोसिस जिसे कहा जाता है। अभी इसका डॉट्स, इसके लिए केंद्र चलाए जा रहे हैं। डॉट्स का संबंध किससे है? ये भी प्रश्न मैंने आपसे क्या किया था, कराया हुआ था। 29 प्रश्नों के बाद हम आपको बस अगले प्रश्न की तरफ लेकर चलेंगे। 30वां प्रश्न आपसे हीरा एक प्रकार का क्या है? देखो, हीरा कार्बन का अपर रूप होता है, कहीं दिया है क्या? तो हीरा क्या है? डायमंड इज आल्सो काइंड ऑफ, धातु है, कार्बन है, या नमक है, या पत्थर? देखो हीरा जो होता है ये कार्बन का अपर रूप होता है। एक प्रश्न और पूछता है, ग्रेफाइट क्या होता है? ग्रेफाइट भी आपका क्या होता है? यह भी कार्बन का अपर रूप होता है, ये भी कार्बन का क्या है? अपर रूप है। आगे चलिएगा, 30वां प्रश्न के बाद निकट निकट दृष्टि दोष को दूर कर। देखो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट की वस्तुएं क्या होती है? स्पष्ट दिखती हैं। क्लियर हो गया? निकट की वस्तुएं आपको एकदम स्पष्ट दिखती हैं, जबकि होता क्या है इसमें, दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखती। देखो अनिल, तो याद रखिएगा निकट दृष्टि दोष जब किसी को होगा, तो उस निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग करते हैं? अवतल लेंस का। अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। क्लियर हुआ? राइट आंसर आपका क्या है? ये कहीं दिया है क्या? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, बाईफोकल लेंस। ये है आपका 31 प्रश्न। 31 प्रश्नों के बाद 32 प्रश्न। 32 के ध्वनि किस माध्यम से? देखो ध्वनि के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। देखो ध्वनि के लिए अगर मान लो कि निर्वात है, तो निर्वात में ध्वनि का प्रवाह नहीं होता है। तो ये ध्वनि क्या होगी? नहीं सुनाई देगी। यही तो प्रश्न आपसे पूछा गया है। क्लियर हो गया? तो ध्वनि के लिए क्या चाहिए? हवा चाहिए, पानी चाहिए, स्टील चाहिए। कौन नहीं होती? कहाँ पे ध्वनि नहीं गुजरेगी? तो ध्वनि जो होगी आपकी कहाँ पर नहीं गुजरेगी? ये प्रश्न आपसे पूछा गया है, तो इसको याद रखिएगा। कौन प्रदूषक नहीं है बताओ? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड इसको कहा जाता है। क्या कह रहा है? नाइट्रस ऑक्साइड। या आपसे कह रहा है सल्फर डाइऑक्साइड। हालांकि होता तो ये भी है, लेकिन ये आप राइट आंसर देंगे। ये तो दोनों ही होता है, और ये है आपका सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये याद रखिएगा, नाइट्रस ऑक्साइड, CO2, CO2 और CO। ये रहा 33 प्रश्न। 33 प्रश्न के बाद 34 प्रश्न।
34 प्रश्न। वयस्क मनुष्य के सामान्य रूप से कितने दांत होते हैं? तो बहुत आसान प्रश्न है जी, 36, 34, 32। व्हाट इज द नॉर्मल नंबर ऑफ टीथ? जो नॉर्मल नंबर होता है किसका, टीथ का, कितना होता है किसमें, एडल्ट मैन में? तो 32। आगे चलिएगा, कह रहा द लिस्ट कंप्रेसिबल ऑलमोस्ट दीजिज, इनमें से सबसे कम सिकुड़ने वाला कौन हो? ठोस है, गैस है, लिक्विड है, या कोई नहीं है? बताइएगा, सबसे कम सिकुड़ता है सॉलिड ही होगा ना। सॉलिड में सिकुड़न क्या होती है, कम होती है। और इसके बाद से जो 35 प्रश्नों के बाद अगला प्रश्न है आज का 36वां प्रश्न, ये आपके खत्म होते हैं। तो ये प्रश्नों की श्रृंखला थी, जिन प्रश्नों को हम लोगों ने क्या किया, आप लोगों के सामने सॉल्व किया। आज की जो हमारी क्लास है, इस क्लास को हम यहीं पे रोकते हैं। चलिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग जुड़े रहिए और इस क्लास को यहीं रोकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।